वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इग्नाइट स्टडीज़। होप आप सभी अच्छे हैं और अपने घरों में अपने अपने प्रिपरेशन में लग चुके हैं। आज हम फिर से आए हैं एक न्यू चैप्टर के साथ विच इज़ बैंकिंग। स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये क्लास 10th का वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर में से एक है। हमारा पूरा मोटिव होगा कि इस चैप्टर से हम पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करें। आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर ऑल फेमिलियर अबाउट द वर्ड बैंक। हम में से कई बैंक में जा चुके हैं और बैंक में हमारा अकाउंट्स भी होते हैं। बेसिकली व्हाट इज़ बैंक? बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू मेक आवर डिपॉजिट्स एंड दे ऑल्सो गिव अस लोन। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिससे गवर्नमेंट ने लाइसेंस दी हुई है कि वो हमारे मनी को डिपॉजिट कर सकता है और हमें लोन भी प्रोवाइड करे। अब कभी भी अगर सोच रहे हैं कि आपको अगर पैसे वैसे कहीं बैंक में जमा करना है तो मेक श्योर कि वो बैंक लाइसेंस्ड हो और रेपुटेटेड हो। नहीं तो आजकल 21 दिन में पैसे डबल करने वाले स्कीम वाले लोग बहुत घूमते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं, हम चीट फंड्स की बात कर रहे हैं। कभी भी आप मनी को कहीं डिपॉजिट करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको बैंक में पैसे को जमा करना है उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ता है एक बैंक अकाउंट का। यू मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट इन दैट बैंक टू डिपॉजिट योर सम। सबसे पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं। टोटल हम लोग 4 बैंक अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज सेविंग बैंक अकाउंट। ये क्या होता है? बेसिकली ये उन लोगों के लिए होता है जो अमाउंट को सेव कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स। वो क्या करते हैं, हम लोग जैसे जैसे आप हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करेंगे, सेविंग बैंक अकाउंट को ओपन करेंगे। इसमें होता क्या है कि इसमें हम मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड इसमें नंबर ऑफ विड्रॉल्स एंड नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में लिमिट्स हो सकते हैं। आप अगर इस लिमिट को क्रॉस करते हैं, जैसे कि एक दिन में लिमिट्स होता है, बैंक लिमिट्स दे देते हैं कि आपको इतने ही ट्रांजेक्शन्स पर डे करने हैं। अगर इस लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो आपको चार्जेस भी कट हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है सेविंग बैंक्स में कि हम जो भी सम ऑफ मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक उस पर हमको इंटरेस्ट पे करता है, तो ये अच्छी बात है। इस पर इंटरेस्ट हम लोगों को मिल जाता है। तो ये हुआ सेविंग बैंक्स। नेक्स्ट इज करंट बैंक अकाउंट। ये उनके लिए अच्छा होता है जो डे टू डे पर डे काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे कोई ट्रेडर्स हो गया या बिजनेसमैन हो गया या कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है जिनको पर डे कई सारे विड्रॉल्स और कई सारे डिपॉजिट्स करने होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, करंट डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे बैंक में। इसमें क्या होता है कि करंट बैंक अकाउंट में आपको बैंक इंटरेस्ट पे नहीं करता है। इसमें इंटरेस्ट तो नहीं पे होगा, लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि हम पर डे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शंस बैंक नहीं करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये आप सुने होंगे FD, इसे हम FD भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें होता है वन टाइम डिपॉजिट एंड वन टाइम विड्रॉल। मतलब आपके पास जो सम ऑफ मनी है आप एक ही बार FD करा दीजिए, मतलब कि फिक्स करवा दीजिए, और एक समय के लिए, इसे हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। आप जो सम ऑफ मनी डिपॉजिट करेंगे ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। इस टाइम इंटरवल को, इस टेन्योर को हम कहेंगे मैच्योरिटी पीरियड। इट मे बी 10 ईयर्स, इट मे बी 2 ईयर्स। कहते हैं FD हम लोग 7 डेज से लेके 10 ईयर्स तक का FD हम करवा सकते हैं। जब आपका ये टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो गया, तो बैंक आपको आपका जो सम ऑफ मनी जो आपने डिपॉजिट किया है वो तो आपको मिलेगा, साथ ही में बैंक हमको इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो ये आपका सम ऑफ मनी जो आपने FD कराया और जो इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इसको एक साथ कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ये कब मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू? ये मिलेगा आपके मैच्योरिटी पीरियड होने के बाद। इसका मतलब कि इसमें भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। और इन केस अगर हम लोग मनी तो हमने डिपॉजिट कर दिया, बट हम किसी इमरजेंसी के कारण अगर हम चाहते हैं कि विड्रॉ करें, तो क्या ये फैसिलिटी है? तो हाँ, इसमें ये फैसिलिटी होता है। आप FD में प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहा था उसमें कुछ चार्जेस कट करके, मतलब पूरा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, उस टेन्योर पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका फिक्स डिपॉजिट अमाउंट वो पूरा मिलेगा। इंटरेस्ट कट करके बैंक आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पे FD का पैसा आपको वापस कर देता है। तो ये होता है FD। नेक्स्ट आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या है? ये भी एक तरह का डिपॉजिट अकाउंट ही है। ये भी FD की तरह डिपॉजिट ही करता है, लेकिन इसमें हम लोग वन टाइम डिपॉजिट करते हैं। इसमें हम लोग पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट या फिर क्वार्टरली भी पे करेंगे। हमने क्या किया, हमने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खुलवाया। इसमें क्या करेंगे, हम हर मंथ कुछ सेविंग्स कर सकते हैं।
ये सेविंग्स बैंक्स के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, इसमें भी एक टाइम पीरियड दिया जाएगा, मैच्योरिटी पीरियड इसमें भी होता है। आप जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ये कहते हैं मिनिमम 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मतलब कि जो भी टाइम पीरियड है आपको इसमें सारे इंस्टॉलमेंट्स पर मंथ या अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो क्वार्टरली आपको पे करना है। अगर आपने सारे इंस्टॉलमेंट्स को सक्सेसफुली पे किए तो क्या होगा कि हमारा मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हुआ। इसके होने के बाद आपने जो मनी डिपॉजिट किया पर मंथ वो प्लस बैंक देगा आपको इस पर इंटरेस्ट। इसको एक साथ अगेन हम कहेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। सो ये होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। ये बेसिकली जो मिडिल क्लास लोग या हमारे जैसे लोग हैं जो कुछ सेविंग्स अर्निंग होता है और हम चाहते हैं कि इसमें से कुछ सेव करें पर मंथ, तो हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं या बैंक में भी खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स हुआ। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में कि किस तरह से ये अकाउंट सर्विस करता है, किस तरह से बैंक हमको इस पे इंटरेस्ट पे करेगा, किस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे करेगा, क्या हमारा मैच्योरिटी होगा, वेरियस ऑफ कैलकुलेशंस इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो एक हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं किस तरह से अकाउंट में हम पे करेंगे। एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हम इस चैप्टर के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। डिराइव करने से क्या होता है कि आपको फार्मूला याद हो जाता है और कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि टीचर्स क्या करते हैं बेसिकली कि इस चैप्टर में 2 फार्मूलाज आपको याद करने हैं। ये 2 फार्मूला आपको दे दिया जाता है कि आप 2 फार्मूला को याद कर लो, क्वेश्चन को पढ़ो, डेटाज वहाँ से निकालो, पुट करो, आंसर निकालो, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा पीछे रह जाता है। सो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से ये फार्मूलाज डिराइव होते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट करे, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसी से हम उसको सॉल्व करेंगे, फार्मूलाज भी खुद डिराइव करेंगे। सो देखते हैं एक एग्जाम्पल। सो आइए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं फार्मूलाज कैसे डिराइव होते हैं। सो इस कंसेप्ट को समझते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू। सो ऐसा मानिए कि एक आदमी है जो एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक में खुलवाता है और इसको मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब पर मंथ कितना पे करना है, तो 200। तो ये होता है मंथली इंस्टॉलमेंट। दिस इज द अमाउंट द मैन हैज़ टू पे ईच मंथ टू द बैंक। सो ये हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी क्वेश्चन जब आप कीजिए एक्सरसाइज में तो पी लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए मंथली इंस्टॉलमेंट है। पी मान लेते हैं 200 में, यानी कि ये आदमी हर मंथ 200 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। टाइम ले लेता है हाफ ईयर का। मान लीजिए ये जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है ये हाफ ईयर के लिए ये खुलवाया। तो आप बताइए हाफ ईयर यानी कि 6 मंथ्स। तो अगर पर मंथ इंस्टॉलमेंट्स देने हैं तो इसको कुल कितने इंस्टॉलमेंट्स देने पड़ेंगे, तो इसको कहते हैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जिसको एन कहते हैं। तो हाफ ईयर में 6 मंथ्स यानी 6 बार ये इंस्टॉलमेंट देगा। सो एन का वैल्यू हो जाता है 6। तो व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यू हैव टू पे। नेक्स्ट इज रेट। व्हाट इज द रेट? द रेट इज 10%। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक हमको इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। सो हम मान लेते हैं कि जनवरी से हमने इंस्टॉलमेंट देना शुरू किया, तो हमने 6 मंथ तक इंस्टॉलमेंट देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ्स कंप्लीट। जून में हम लोग जो इंस्टॉलमेंट देंगे, जून मंथ कंप्लीट होते ही हमारा मैच्योरिटी पीरियड विल बी ओवर। अब हमको मिलेगा क्या? पैसे, यानी कि इंटरेस्ट और हमारा अमाउंट। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये आदमी जनवरी में गया होगा, फर्स्ट मंथ में इसने 200 रुपीज़ बैंक में जमा किए, डिपॉजिट किए 200 रुपीज़, जनवरी का हो गया। नेक्स्ट मंथ फरवरी आया होगा, तो फरवरी में इसके अकाउंट में ये पहले वाला 200 जो जनवरी में पे किया था वो तो होगा ही, साथ में इसने 200 रुपीज़ बैंक में फरवरी मंथ में जाके जमा कर दिए। तो इसके अकाउंट में अब हो गए फरवरी में 400 रुपीज़। 200 जनवरी का, 200 फरवरी का, अकाउंट में हो गया टोटल 400 रुपीज़। फिर मार्च में 400 तो होगा, 200 रुपीज़ फिर से जमा किया होगा, तो अब इसके अकाउंट में हो जाएंगे 600। ऐसा चलता रहेगा। 600 में फिर 200 जमा किया तो 800, फिर 800 में फिर से 200 जमा हुआ तो 1000। ऐसे करते करते फाइनली जो आखिरी इंस्टॉलमेंट पे किया तो उसके बाद अमाउंट हो जाएगा 1200। सो दिस विल बी द फाइनल अमाउंट आफ्टर 6 मंथ्स। ये अमाउंट उसके अकाउंट में हुए पर मंथ इंस्टॉलमेंट देने के बाद। अब बैंक इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट तो 10% है, बट ये 10% किस अमाउंट का निकालेंगे, क्वेश्चन ये रहा कि किस अमाउंट पे निकालते हैं। तो जैसा कि हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल पे निकालते थे। तो यहाँ पे वो प्रिंसिपल क्या है, देखिए क्या कौन सा प्रिंसिपल होगा। क्या हम इस अमाउंट पे करेंगे 10%?
तो बिल्कुल नहीं, ऐसा बैंक नहीं करने देगा। क्यों नहीं करने देगा? बैंक कहेगा कि ये जो 1200 आपके अकाउंट में था ये तो आखिरी मंथ में हुआ, तो फिर ये जब अमाउंट आखिरी मंथ में होता है तो हम इसमें जनवरी से क्यों आपको इंटरेस्ट पे करें? बैंक अपने जगह पे सही है, तो इस अमाउंट पे देगा नहीं, तो क्या मंथली इंस्टॉलमेंट पे देगा पी पे। तो पी हमारा 200 है, अगर हम 200 पे इंटरेस्ट लेते हैं तो अगले मंथ तो 400 हुआ, आपको 400 पे देना चाहिए, तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो इस अमाउंट पे भी नहीं लेंगे हम लोग। तो फिर क्या होगा? इसका कंसेप्ट रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है, आप समझिए कि बैंक कहेगा कि आपके अकाउंट में जो अमाउंट ऑफ मनी है हम उस पर ही इंटरेस्ट पे करेंगे। मतलब कि ये जो 200 है, ये 200 इस अकाउंट में अगले 6 महीने तक रहने वाला है। ये 200 अगले 6 मंथ्स तक रहेगा, हमारे अकाउंट में रहेगा ना। जनवरी में पे किए, जून तक रहेगा। फिर जो अगला 200 हमने जो जमा किया, ये वाला 200, ये 200 अगले 5 मंथ्स तक रहेगा, क्योंकि जनवरी बेच चुका है, फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो अब 5 मंथ्स के बाद मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ये 200 5 मंथ्स तक रहेगा। अगला वाला 200 हमारे अकाउंट में 4 मंथ्स तक रहेगा, ये हमारे अकाउंट में 3 मंथ्स तक रहेगा, ये 2 मंथ्स तक रहेगा, और ये 1 मंथ तक रहेगा हमारे अकाउंट में। तो बैंक कहेगा कि जो करेंसी नोट आप जमा कर रहे हैं उस पर ही हम इंटरेस्ट देंगे, यानी कि इस 200 जो 6 मंथ रहेगा, बैंक इस 200 पे 6 महीने के लिए 10% का इंटरेस्ट देगा। फिर जो फरवरी में जो 200 जमा हुआ, इस 200 ये 5 मंथ्स तक रहने वाला है, तो बैंक कहेगा कि ये 5 मंथ्स के लिए हम इस पे आपको 10% देंगे। इस तरह से ये चलता रहेगा। सो फाइनली क्या हम हर मंथ का प्रिंसिपल बार बार निकालेंगे? तो ऐसा निकालना पॉसिबल नहीं है, कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो आप समझिए होता क्या है कि जनवरी वाला जो 200 था ये हमारे अकाउंट में 6 मंथ्स तक रहा, बैंक बोलेगा हम इस पर 10% का इंटरेस्ट देंगे। फिर जो अगला 200 था ये हमारे अकाउंट में 5 मंथ्स तक रहा, इस पर 10% का इंटरेस्ट देंगे। ऐसे करते करते 5 4, फिर आखिरी वाला जो 200 आएगा ये हमारे अकाउंट में 1 मंथ तक रहेगा, तो बैंक आएगा हम इस पे 1 महीने के लिए आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। सो यहाँ प्रिंसिपल तो नहीं निकाल सकते, प्रिंसिपल की जगह हम ले लेंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। सो दिस विल बी द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल जिस पे हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का निकालेंगे वो एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल के बराबर होगा। तो ये प्रिंसिपल नहीं निकाल के इसके बदले हम एक इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ले लेंगे और कहेंगे कि इस इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का जो 10% इंटरेस्ट आएगा वही इस प्रिंसिपल पे भी आएगा। सो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया प्रिंसिपल को इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से। तो ये रहा हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, दिस इज़ द इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या करते हैं कि ये 200 आ रहा है कॉमन, हर बार आएगा, इस 200 को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो बचता क्या है? ये 6 + 5 + 4 + 3 + 2 प्लस आखिरी वाला 1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ऐसा। ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल सॉल्व करना है, तो करना क्या है हमको? 200 से इंटू करना है इस सम को। ये जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आया, इसका सम निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? ये तो रहा 6 मंथ का, ये तो आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो 3 इयर्स का होता है या 4 इयर्स का होता है, यानी कि 36 मंथ, तो क्या आप 36, 35, 34 ऐसे लिखते जाते और सम करते, तब तो बहुत टाइम जाता। तो ये एक्चुअली समझिए होता है क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ये क्या है? ये कुछ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है और हमको क्या करना है? इन नेचुरल नंबर का सम निकालना है यहाँ पे। तो आप पहले पढ़ चुके हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। कुछ नेचुरल नंबर के सम आप निकाल सकते हैं। अगर दिए गए नेचुरल नंबर है कि आपके पास 10 नेचुरल नंबर है, आप इसका सम बताइए, या 20 नेचुरल नंबर है इसके सम बताइए, तो क्या करते हैं? जितने नेचुरल नंबर है उसको बोलते हैं n। व्हाट आर द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स? तो उसको हम कहेंगे n × n + 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूला से आप सम ऑफ नेचुरल नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ n का वैल्यू क्या आएगा? तो n का वैल्यू वो होगा जो आप जितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 6 नेचुरल नंबर लिए, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 नेचुरल नंबर, तो इसका सम क्या होगा? तो n के जगह पे हम पुट कर देंगे 6, क्योंकि 6 नेचुरल नंबर है, इंटू 6, और n + 1 क्या होगा? तो आप 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो 7 होल डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो हम इसे एक फार्मूला बना देंगे। तो यहाँ से हमको मिला इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फार्मूला, जो क्या होता है? तो ये 200 क्या है? ये होता है हमारा p। 6 क्या था? 6 था नंबर ऑफ मंथ्स n, यहाँ पे नेचुरल नंबर वाला n, तो इसको हम ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल हो गया।
तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू पी, पी यानी मंथली इंस्टॉलमेंट, इनटू एन, एन क्या है नंबर ऑफ मंथ्स, इनटू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। तो अब समझ में आया ये कैसे आया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल, ये यहाँ से आया। अगर हम कहें कि इसमें इक्विवेलेंट प्रिंसिपल क्या रहा होगा तो आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो 200 इंटू 6 इंटू 7/2, आप 2 से काट दीजिए 100, तो 6 7 42 इंटू 100 4200। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। ये क्या था, फॉर 1 मंथ, ये 1 मंथ का इक्विवेलेंट प्रिंसिपल रहेगा। इसी पे जो 10% का इंटरेस्ट होगा वही इस प्रिंसिपल पे 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू दिस इक्विवेलेंट प्रिंसिपल्स 10%। तो अब आपको समझ में आ गया, ये हो गया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ। अब इस पे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे, तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एसआई का फॉर्मूला हम जानते थे, क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को याद होगा। एसआई का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब एसआई यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि इस चैप्टर में भी जो कैलकुलेशंस होते हैं, दिस ऑल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। तो हम सिंपल इंटरेस्ट से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बनाते हैं, इसमें हम कहेंगे इंटरेस्ट। बैंक में जो हमको इंटरेस्ट पे करेगा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं आई। आई का फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल हुआ करता था उसका जगह यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल ने ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, पी के जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, जो कि होता है ये वाला। देखिए पी के जगह पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। ऐसे याद रखिए, आर क्या था, आर बाई 100, ये आर बाई 100 भी रहेगा क्योंकि वहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था एसआई में, यहाँ ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो वैसे ही रहेगा। अब बात करते हैं टाइम। टाइम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे हम जो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाले हैं ये फॉर 1 मंथ निकाले, तो यहाँ ये मंथ हो चुका है। मंथ को हमको कन्वर्ट करना है ईयर में। तो मंथ को कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं, या तो आप 12 से डिवाइड करते हैं या फिर 1/12 से इंटू करते हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 1/12 से इसको इंटू कर देंगे ताकि ये मंथ ईयर में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट हम बेस्ड ऑन ईयर्स निकालते हैं, ईयरली। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो P के जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दिए इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, R/100 वो रह गया, टाइम ऑलवेज 1/12। यहाँ से हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया, P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर, आर इंटू 1 आर ही रहेगा, और 2 इंटू 100 इंटू 12। ये बन गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ये यहाँ से आया। सो अब आपको पता चल गया ये फॉर्मूला आया कहाँ से। भूल भी जाते हैं तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला से थोड़ा रिलेट कीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। अच्छा, तो निकाल लेते हैं कि इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट मिला होगा। तो इसका फॉर्मूला में पुट करते हैं, पी यानी कि मंथली इंस्टॉलमेंट क्या था, ये था 200, तो ये हो गया 200, एन था 6, ये हो गया 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 इंटू 100 इंटू 12, ये कट गया 2 टाइम्स में, ये 2 से कट गया, 6 से ये कटा, ये 5, आंसर आया 7 5 35। सो अब कैलकुलेट खुद से करके देख सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया, रेट नहीं इंटरेस्ट आया 35 रुपीज़। ये इंटरेस्ट मिलेगा बैंक की तरफ से इस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को कंप्लीट होने के बाद, ये मिल गया इंटरेस्ट। अच्छा, अब निकालते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ये क्या होता है, व्हाट इज़ मैच्योरिटी वैल्यू। तो रिकरिंग डिपॉजिट सक्सेसफुली हम जमा जब कर देते हैं, सारे इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करते हैं, तो बैंक हमको हमारा दिया हुआ पैसा, जो हमने सम ऑफ मनी जो हमने डिपॉजिट किए वो तो मिलेगा, साथ में बैंक इंटरेस्ट भी पे करेगा। इसको एक साथ कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। सो मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, अमाउंट डिपॉजिटेड। हमने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया, हमने 200 करके 6 मंथ्स तक डिपॉजिट किया, तो 200 करके यानी कि प्रिंसिपल मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू एन, पी इंटू एन, ये हुआ हमारा मंथली अमाउंट, मंथली इंस्टॉलमेंट इंटू एन, जो हमने अमाउंट ऑफ मनी जमा किया। हमने कितना जमा किया था, 1200। ये कैसे आया, 200 इंटू 6, यहाँ भी करेंगे 200 इंटू 6, प्लस बैंक हमको इंटरेस्ट पे करेगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि सम डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, ये बन गया फॉर्मूला इसका। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा कितना, तो P इंटू एन, हालांकि हमको पता है कैसे आएगा, वो 1200 आएगा। यहाँ देख लेते हैं फिर से, 200 इंटू 6 प्लस इंटरेस्ट, ये आंसर आएगा 1200 प्लस 35 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 1235। दिस इज द मैच्योरिटी वैल्यू द मैन विल गेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर। जो 6 मंथ्स का टेन्योर कंप्लीट होता है, सारे मंथ्स के
इंस्टॉलमेंट वो पे करता है सक्सेसफुली तो इतना अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक है, होप अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे किस तरह से ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो होता है वो वर्क करता है, और फॉर्मूलाज भी याद हो गए। तो आपको इस चैप्टर में बेसिकली ये 2 फार्मूलाज को अच्छे से याद करने हैं। अगर ये आपको याद रहता है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग इसमें हमको नंबर स्कोर करने हैं। सो आप 2 फार्मूलाज को देख के रखिए। अब आप समझ भी गए होंगे कहाँ से आया। सो अब टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। चलिए, सो ये रहा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो कैटरीना ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, इन अ बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is rupees 1000, find the interest earned in 2 years and the maturity value. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आरडी अकाउंट है जो 2 years के लिए खुलवाया गया, जिसमें मंथली इंस्टॉलमेंट रहा 1000 रुपीज़ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो इस हिसाब से कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ होगा और हमको निकालना है इसमें मैच्योरिटी वैल्यू। तो ये रहा क्वेश्चन को पढ़ते ही आप इसके सारे डेटास को कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले सॉल्यूशन करते तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। टाइम था 2 years, टाइम था 2 years, तो हमें तो n निकालना होता है। तो n क्या होगा, 2 years में कितने मंथ्स होंगे, तो 2 × 12, 2 × 12 यानी कि 24 मंथ्स। तो n का वैल्यू हो गया 24। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 6% और मंथली इंस्टॉलमेंट जिसको हम p कहेंगे वो है 1000। सो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न इन 2 years। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे i का फॉर्मूला। सो होप धीरे धीरे करके आपको फॉर्मूलाज भी अब याद हो जाएंगे। तो i का फॉर्मूला था p × n, n+1 × r होल डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। सो इंटरेस्ट आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सारे डेटा दिए गए हैं। सो p का वैल्यू हो जाएगा 1000, n का वैल्यू हो जाएगा 24, n+1 हो जाएगा 25, r का वैल्यू होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 × 12 × 100। सो ये 0 कट, 12 से ये 2 टाइम्स में कट, ये 2 भी कट, आंसर आएगा 1500। सो दिस इज द इंटरेस्ट अर्न बाय कैटरीना फॉर 2 years। 2 साल में इतना इंटरेस्ट इसने अर्न किया। सो अब समझ में आ रहा है कितना आसान था कैलकुलेशन, बस फॉर्मूला में पुट करना है। डेटाज आपको दिए गए हैं, आप पुट कीजिए और आंसर को निकाल लीजिए। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट आई। अब निकालते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। ये भी डायरेक्ट निकलेगा। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला रिकॉल कीजिए फिर से, क्या था, तो सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अब हमने कैलकुलेट कर लिया है। p का वैल्यू था 1000 इंटू n, n मतलब 24 मंथ्स के लिए हमने 1000 को जमा कर रहे थे और ये हो गया इंटरेस्ट। तो 24000 प्लस 1500, तो कितना हो जाएगा 2550, सॉरी 25500। सो दिस विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू कैटरीना विल गेट आफ्टर 2 years। तो ये रहा उसका मैच्योरिटी वैल्यू। उसने जमा कितना किया था 24,000, मिला कितना 25,500, तो 1,500 ये रहा था इंटरेस्ट। तो अब समझ में आया, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, इसलिए हम कह रहे थे कि इस चैप्टर से हमारा टारगेट होगा पूरे के पूरे नंबर स्कोर करना। सो एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल इसका। तो स्टूडेंट आज का हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Ahmed has a RD account, recurring deposit account, in a bank. He deposited rupees 2,500 per month for 2 years. If he gets rupees 66,250 at the time of maturity, find the interest paid by the bank. बैंक ने कितना इंटरेस्ट पे किया और साथ ही साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो आइए पहले डेटाज को कलेक्ट करते हैं। क्या क्या डेटाज थे, सबसे पहले है मंथली डिपॉजिट यानी कि P है 2500 मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम है 2 years, अगेन n निकाल लेंगे, n क्या होगा 2 × 12 यानी कि 24, 2 years में 24 इंस्टॉलमेंट्स, ये हो गया। और क्या दिया था, ये क्या, इफ ही गेट्स रुपीज दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये अमाउंट क्या है 66,250, ये हमारा मैच्योरिटी वैल्यू है। ठीक है, ये मैच्योरिटी वैल्यू हुआ। तो इस बार मैच्योरिटी वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है।
66250. What we have to calculate? We have to calculate the interest paid by the bank. इंटरेस्ट कितना मिला तो निकालते हैं। आई का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, आई से पहले हम डायरेक्ट इसको, अब देखिए यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है, P दिया हुआ है, N दिया हुआ है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है P इंटू एन प्लस आई। तो यहीं से तो आई निकल जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू के फॉर्मूला से ही हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दो फॉर्मूला है और निकालना इंटरेस्ट है। अगर हम उस फॉर्मूला में जाते हैं आई इक्वल्स टू, तो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, ये निकालना है तो हम वहाँ से नहीं निकाल सकते थे। थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो मैच्योरिटी वैल्यू ये तो दिया हुआ है 66250, P का वैल्यू क्या था 2500 इंटू एन, एन भी पता है, हमें निकालना है आई, इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ से। तो देखिए 66250, ये 25 इंटू 25 हो गया, ये हो जाएगा टोटल 60,000 प्लस आई। तो आई अब आप निकाल सकते हैं, क्या करिएगा 60,000 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो 66250 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू आई। सो आई क्या हो जाएगा? ये आया 6250। ये हमारा इंटरेस्ट अर्न यानी कि फर्स्ट पार्ट हमारा निकल आया, इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक। सो द इंटरेस्ट इज 6,250 रुपीज़। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने रेट पे ये इंटरेस्ट मिला, आर का वैल्यू निकालना है। सो अब तो आई पता है और आई का फॉर्मूला में ही आर था, ठीक है। इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला हम बताए थे अभी, आई का फॉर्मूला ये क्या था? P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। अब देखिए, अब तो आई पता है, P भी पता है, N भी पता है, तो R निकल आएगा। तो इस फॉर्मूला से अब निकाल लेते हैं। सो आई का वैल्यू पुट करेंगे 6250 इज इक्वल्स टू P कितना था 2500 इंटू एन यानी 24, ये 25 इंटू R होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 100। ये ज़ीरो कट, 12 से ये कट गया 2 टाइम्स में, और ये 2 फिर इससे कट गया। तो बचा क्या 25 इंटू 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, हालांकि स्क्वायर है नहीं, 25 इंटू 25 बट हुआ वही। तो 625 आर। तो अब आर निकालना है। अब ये 625 आर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इधर आता है तो वो इंटू बन जाता है। ये आपको इतना तो सॉल्व करना आता होगा। सो 625 से हम डिवाइड कर देंगे और तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और आंसर आएगा 10%। सो दिस इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट था। तो होप आपको समझ में आया ये एग्जाम्पल। सो इसमें हमको इंटरेस्ट निकालना था, हमने निकाला, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, वो भी हमने निकाला। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। सो इस वीडियो में हमने 2 एग्जाम्पल्स किए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो अभी तक आप जितना सीखे, आप टेक्स्ट बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस को ढूंढिए और सॉल्व कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इस वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसका सेकेंड पार्ट जो हम लाएंगे वो भी आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए थैंक यू और प्रैक्टिस में लगे रहिए। दूसरा वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे।